नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। हेलो, आवाज़ आ रही है ना सबको। एक बार हाँ या ना में जवाब देते हैं, फिर अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी। अरे जवाब दो रे भाई। जय हिंद जाजड़ा, मुकेश वैष्णव, सुभाष जाट, मुकेश पारिक, मुरली, जेटू, गोवर्धन राम, गोविंद, राकेश, गुलाब चंद, शिवराम। फटाफट से नाम आ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ सबका, लेकिन देखिए ये लाइव सेशन आपकी एक क्लास हो चुकी है फिजिक्स की। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक लाइव सेशन कर रहे हैं अपन, जिसमें आपकी टेस्ट होगा और उसमें आपसे सेट थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एकदम बेसिक जीरो लेवल से लेके अच्छे तकरीबन 25 क्वेश्चन अपन आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट आपका कई छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है, वो क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप तो केवल और केवल उत्तर बताते रहना, पेन और कॉपी साथ में रखना और मुझे बताना कि आपको कोई दिक्कत आए तो मैं हाथों हाथ उसको सॉल्व भी करूंगा। केवल और केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर लिख के उसके आगे ऑप्शन लिखने हैं, ठीक है। कल का रेस्पॉन्स बहुत शानदार रहा। मैंने आपको एक मोबाइल नंबर दिए थे और आपने उसमें काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया और एक अपन ने ग्रुप बना दिया और बच्चे आपस में डिस्कशन करना भी शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या सिस्टम रहता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फोटो खींच के भेज सकते हैं और बच्चे ही ट्राई करते हैं उसको सही करने की। अगर बच्चे सही कर देते हैं तो मैं उसको ओके थंब का निशान लगा के बता देता हूँ कि सही है, और अगर गलत कर देता है तो मैं उसका सॉल्यूशन भेज देता हूँ। तो इस तरीके से अपन ये आज से, जब आपको नहीं पता है कि नंबर जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि नंबर क्या है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको एक ग्रुप में भेज दूंगा। व्हाट्सएप में आपको हाई लिख के अपना नाम और पता लिख के भेजना है कि आप कहाँ से हैं। उसके बाद में मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन की, किसी भी टॉपिक की, मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके। देखिए मैं इधर हो जाता हूँ, ऑप्शन इधर लिखे हुए हैं। ए सेट इज, सबसे पहले आपसे पूछी है इसकी डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन बच्चों आपसे पूछी गई है कि सेट क्या होता है। पहला ऑप्शन है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी अवयवों का समुच्चय। ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, संग्रह, ये तो हो गया समूह, ये हो गया संग्रह। ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद ए फिक्स्ड कॉमन प्रॉपर्टी, एक निश्चित गुणधर्म का प्रयोग करते हुए कलेक्शन, या ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन डी। तो मुझे बताइए पहले का क्या आंसर होगा। सबसे पहले मुकेश जाजरा ने आंसर दिया है और ये बिल्कुल सही आंसर है। पहले का जो आंसर होगा वो होगा डी। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर एक शब्द काम में आया है, वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित। ये शब्द जब तक नहीं आता तब तक आप सेट नहीं बना सकते। तो आपके पास सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए अवयवों का, वस्तुओं का, संख्याओं का, जो भी आपके पास अवेलेबल है उनका एक सुपरिभाषित, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, पहले का डी होगा और बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। तो अपन सही जा रहे हैं। आप काउंट भी करते रहना कि 25 में से आज आपके कितने नंबर आए, जिससे क्या है कि कंपटीशन भी बढ़ता रहे। नेक्स्ट देखिए, द फोर्थ क्वाड्रेंट इज द सेट, यानी आपको चौथे क्वाड्रेंट में इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है वो चेक करना है। पेन कॉपी साथ में रखिए। गुड मॉर्निंग अशोक। आपको ये बताना है कि चौथे क्वाड्रेंट में इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी। आपके पास एक निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा वाई, जहां एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड में एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। तो मुझे बताइए कि दूसरे का आंसर क्या होगा, कौन सा सेट है वो इसको वेरीफाई कर रहा है। तो देखिए मैं आंसर बताता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ और ये फोर्थ हुआ।
फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन जानते हैं कि अगर अपन कोऑर्डिनेट लिखें x, y, तो x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और y हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। यही तो शर्त होती है चौथे क्वाड्रेंट की, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, प्लस कोमा माइनस, है ना। तो x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0। ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो। लगभग सभी बच्चों ने आंसर एकदम सही दिया है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट? इनमें से कौन सा समुच्चय है वो एक रिक्त समुच्चय है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कि सेट है वो x है, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है, और एक शर्त दे रखी है 4x² - 1 = 0। सेकेंड में x एक प्राकृत संख्या है और वो एक विषम संख्या होगी, और x + 3 एक इवन नंबर होगा। तीसरा है x एक रियल नंबर है, x² इज लेस देन 3, और चौथा है x इज रियल नंबर एंड x² इज लेस देन 0, यानी x² की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो मुझे बताइए कि तीसरे का आंसर क्या होगा। धीरे धीरे अप होगा हेमराज घसवा, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अप होगा आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे तब, लेकिन अपने को बारीकियां समझनी है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। वैसे अपना जो किताब का जो लेवल है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपके लेवल के हिसाब से एयरपोर्ट्स का जो लेवल होता है उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल तीसरे का जो आंसर है वो डी होगा, क्योंकि अगर अपन यहाँ पर 4x² - 1 = 0 करें तो 4x² = 1 आएगा, तो x इक्वल आ जाता है +-1/2, और वो दोनों r को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये तो नल सेट नहीं होगा। अगला है कि x एक प्राकृत संख्या है, और अगर अपन एक विषम संख्या लें, विषम संख्या अगर अपन रखें जैसे 1 और 3 कितना हो जाता है 4, जो कि इवन है, तो ये भी नल सेट नहीं हुआ। x² इज लेस देन 3, x² का मतलब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 कर सकते हैं, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी नल सेट नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन है डी, जिसमें x² इज लेस देन 0, अपन जानते हैं कि प्रत्येक संख्या का वर्ग है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि ये शर्त दे रहा है कि लेस देन 0, तो लेस देन 0 कभी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जानबूझ के क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं, मैं क्वेश्चन को हिंदी में आपको कन्वर्ट करता रहूंगा, ये आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शर्त दे रखी है कि P है वो एक समुच्चय है 3m, जहाँ m है वो प्राकृत संख्याएं हैं, और Q है वो है 3 की पावर n, जहाँ n है वो भी एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर m की जगह पर प्राकृत संख्या रखें, 1 2 3 4 रखें, तो ये 3, ये 6, ये 9, ये 12, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर n की जगह 1 2 3 रखें, तो ये बनेगा 3 9, फिर आ जाएगा 27, इस तरीके से ये। तो अब आपको देखकर बताना है कि P और Q में क्या रिलेशन है। क्या P और Q बराबर है? क्या P और Q का यूनियन एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। अब अपने को ऑप्शन 2 ही बचे, P यदि सबसेट है Q का, या Q है P का सबसेट। तो अपन देखते हैं कि Q के सभी अवयव P में मौजूद हैं, तो Q इज द सबसेट ऑफ P, Q इज द सबसेट ऑफ P, यानी ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर होगा। तो चौथे का बी आंसर है, और मीडियम चेंज कर दिया मैंने, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, तो चौथे का बी होगा, ए नहीं होगा। कमल किशोर कुमावत, थोड़ा सा इसको सही करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट। क्वेश्चन ये है कि किसी समुच्चय में अगर n अवयव हों तो उसके कुल उप समुच्चयों का समुच्चय होगा, उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। किसी समुच्चय में अगर n एलिमेंट हो और आपसे ये पूछे कि उसमें कितने उप समुच्चय होंगे, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है n, 2n, फैक्टोरियल n और 2 की पावर n। तो मुझे फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पांचवे का आंसर बताना आपको, फटाफट से बताइए पांचवे का क्या आंसर होगा। अगर किसी समुच्चय में n अवयव हो तो उसके कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, तो इसके आंसर होगा 2 की पावर n, यानी ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सवाल काफी बार एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। भले आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा भी लगे, लेकिन अपन ने क्वेश्चन वही
यहाँ पर कलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जा सकते हैं, और ऐसे ही कुछ आगे और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, ध्यान से समझिएगा। इफ ए फाइनाइट सेट, फाइनाइट यानी निश्चित समुच्चय, कंटेन्स एन एलिमेंट यानी एक निश्चित समुच्चय में, एक फिक्स समुच्चय में जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसमें कितने एन एलिमेंट हैं? एन एलिमेंट है। तो आपको बताना है नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट यानी अरिक्त उचित उपसमुच्चय आपको बताने हैं। अब देखिए ये सवाल बहुत जोरदार है और इसका आंसर मुझे बताइए, तब आपके समझ में आएगा कि क्या लेवल है इसका। ध्यान से सुनिएगा। एक समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं और आपको बताना है कि किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो एक तो अरिक्त यानी नॉन एम्प्टी होना चाहिए और साथ में उचित भी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, नॉर्मली किसी समुच्चय में अगर n अवयव हो तो उसके कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। अब इसमें से इसने बोल दिया अरिक्त, अरिक्त का मतलब -1, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये कहा कि उचित, उचित में क्या होता है कि जो समुच्चय खुद है वो भी उसका खुद का उपसमुच्चय होता है, वो शामिल नहीं किया जाता, यानी -1, यानी इसमें आएगा 2 की पावर n-2। इसका आंसर होगा 2 की पावर n-2। और इस ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 2 कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 की पावर n-2 आएगा, यानी ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर होगा। डी में करेक्शन है, बिल्कुल मनीष जांगिड़ आपने बिल्कुल सही बोला, डी में करेक्शन है और यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 की पावर n-2 है वो इसका सही आंसर होगा। तो ये समझने वाली बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बच्चे इसको गलत कर आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अरिक्त और साथ में क्या दे दिया? उचित। अरिक्त में से आपको वो जो नल सेट है वो माइनस करना था और उचित यानी प्रॉपर बोलते तो आपको वो जो सेट खुद है वो भी माइनस होगा, यानी 2 की पावर n-2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो इसका आंसर डी होगा। लगभग सभी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, वेल डन। 7th क्वेश्चन देखिए, अगला है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ a, b, c, d। यानी किसी समुच्चय में अगर 4 एलिमेंट हो, अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो उसके अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या आपसे पूछी है, अरिक्त उप समुच्चय। तो मैंने अभी आपको बताया कि अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n-1, ठीक है। तो यहां पर 2 की पावर n-1 होगा, तो यहाँ अपन n की जगह लिखेंगे 4 -1, तो 2 की पावर n हो गया 16 -1, यानी आंसर होगा इसका 15, यानी ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर होगा। तो 7th का आंसर सी है। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल। रामकरण, निखिल, कमल किशोर, राजवीर, हेमराज, मुकेश, कमल, मुरली, सब सही आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब सेट थ्योरी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। देखिए इस टेस्ट का मतलब ही यही है कि आप थ्योरी पढ़कर आएँ, प्रैक्टिस करके आएँ, और इस टेस्ट में आपसे अचानक कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका आंसर अगर आप सही दे पा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजवीर इनानिया 7 का डी नहीं होगा, यहाँ पे नॉन एम्प्टी पूछा है, यानी अरिक्त पूछा है, अरिक्त पूछा है, इसका मतलब 5 वाला ऑप्शन वो जो है अवयव वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। अब देखिए बारीकियां आ गई है, आपको जो सेट थ्योरी के जो प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं उन प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए आपको देखना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अब ये जो बारीकियां जो बच्चा सीख लेगा उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, और क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। ये कई बच्चे सीधा सी डी लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर लिखकर और फिर ऑप्शन दें तो ज़्यादा मजा आएगा। मैथ्स में मजा ही इसी बात का है। तो फटाफट से आप इसको सोल्व कीजिए और मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। 8वें का डी दे रहे हैं जाजड़ा, एयरफोर्स, विजय सिंह। देखते हैं। देखिए इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जिससे कि आपके समझ में आ जाए। अगर कोई सेट दे रखा आपको 1, 2, ठीक है, तो अगर आपको कोई एलिमेंट दे रखा है इधर और यहाँ बिलोंग्स टू का निशान है,
यानी यहां पर यह समझने वाली बात है कि इधर तो आएगा एलिमेंट और बिलोंग्स टू के इधर आएगा सेट। ठीक है। दूसरी बात, अगर बीच में आपके ये निशान आ जाता है, आपके बीच में ये निशान आ जाता है, कौन सा, सबसेट का, तो इधर भी सेट आएगा और इधर भी सेट आएगा, ये समझने वाली बात है। तो देखिए यहां पर, यहां बिलोंग्स टू का निशान आ गया, तो इधर तो सेट है और इधर मंझला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब ये भी सेट है। तो सेट सेट को बिलोंग नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। दूसरा, यूनियन अगर अपन करते हैं तो यूनियन हमेशा कोई दो सेट के बीच में होता है। ठीक है। तो इधर तो सेट है लेकिन इधर क्या है, एलिमेंट है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब फिर देखिए, इधर ये सेट है और इधर भी ये सेट है, बीच में निशान किसका आ गया, बिलोंग्स टू का, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए इधर भी सेट है और इधर भी सेट है और बीच में सबसेट का निशान आ गया, तो 1,2 है वो 2,1 का सबसेट होगा, तो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट डेफिनेशन होगा। ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो सबको पता होना चाहिए। ये सवाल, इस टाइप का सवाल पता नहीं कितनी बार एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। सवाल है कि आपको दो सेट दे रखे हैं ए और बी, जिसमें सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 70 हैं, बी में 60 हैं और ए यूनियन बी में 110 है। ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा था, तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आप लिखेंगे 70 + 60 - 110 यानी 130 - 110, तो आंसर आ जाएगा 20। ठीक है। तो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर होगा। तो 90 का डी है, जादरा सबसे पहले चल रहा है, सभी का आंसर सही है। लोकेश सैनी, पंकज है, राजू भैया, राकेश नेहरा, गोविंद जाट, रुपेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी सही आंसर दे रहे हैं। 9th का डी है, बिल्कुल सही आंसर है, 9th का डी होगा 20। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन और इसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है। सेट ए दे रखा 1 2 3 4, सेट बी दे रखा 2 4 5 6, सी दे रखा 1 2 5 7 8। आपसे पूछा है ए यूनियन सी और फिर आपको इंटरसेक्शन करना है बी, आपको इसकी वैल्यू पूछी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर निकालिए और बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट से बताइए। गुजर सरकार जुगल जी निरोगा है कि, अरे सब निरोगा ही है बेटा, सब आपके घर पड़ा है, सब आपको काम कर रहा है। फटाफट से इसका आंसर निकालिए। 10वें का क्या आएगा, देखिए ए यूनियन सी करते हैं अपन। ए यूनियन सी करेंगे तो आपको मिलाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 7 8। इंटरसेक्शन बी 2 4 5 6। तो अब इन दोनों का अगर अपन इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक तो 2 आता है, एक 4 आता है, एक 5 आता है, 2 4 5। ये इसका आंसर होगा और ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। अभिषेक सिंह चौहान, सी नहीं होगा बेटा, बी इसका सही आंसर होगा। बहुत बेसिक सवाल था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो 10वें का बी, योगेश बिल्कुल सही है, मुरली आपका भी बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, ये डी मॉर्गन लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 to 10, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है और आपसे पूछा है कि ए डैश यूनियन बी डैश कितना होगा। तो आपको देखो इस सवाल में 2 सवाल छिपे हुए हैं। एक तो आपको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ए डैश निकाल सकते हैं। ए डैश कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से अगर ए माइनस कर दे यानी ए के एलिमेंट हटा दें, तो बी डैश में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हटा दें। ठीक है। और फिर आप उसका यूनियन कर दें, एक तरीका तो ये है। दूसरा, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए डैश यूनियन बी डैश को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, या अपन कहें कि यूनिवर्सल सेट में से आप ए इंटरसेक्शन बी है वो माइनस कर दें। तो देखो यूनिवर्सल सेट तो अपने पास है 1 2 3 से लेके 10 तक, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया भाई, 1 3 5, ये आ गया। यह आपको माइनस कर देना है, तो बचेगा क्या, 1 माइनस कर दिया तो 2, 3 हट गया 4, 5 हट गया 6 7 8 9 और 10।
तो ये आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर होगा। 11वें का ए नहीं है पंकज कुमार, आप गलत कर रहे हैं। 11वें का ए नहीं है, 11वें का डी है। थोड़ा ध्यान से देखें, 2 4 7 भी तो आएगा, यहाँ 7 कहाँ है में, तो ये गलत हो गया। आप थोड़ा ध्यान से करें, प्रैक्टिस यही तो है, प्रैक्टिस अपनी। टेस्ट में, वहाँ एग्जाम में अचानक आपके सामने क्वेश्चन आता है और एक छोटी सी मिस्टेक है वो आपके क्वेश्चन को गलत कर देती है, तो ये थोड़ी समझने वाली बात है। थोड़ा सा आराम से तसल्ली से कीजिए, कोई जल्दबाजी अपने नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, ये बताइए आप, ये क्वेश्चन बताना आपको। क्वेश्चन है a = 1 and 2, 3। दिख रहे हैं, बेसिक सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान से बताइए इसको देखकर कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पर सेट ए में आपको कितने एलिमेंट दे रखे हैं और आपको टोटल सबसेट यानी कुल उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है। तो मुझे बताइए कि 12वें का आंसर क्या आएगा, 12वें का आंसर क्या आएगा, मुझे फटाफट से बताइए। राजवीर इनानिया कर रहे हैं डी, 12वें का पंकज कुमार कर रहे हैं डी। नहीं बेटा, यही चक्कर खा गए ना, मैं जो कह रहा था वहां आप फंस गए। देखिए इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, एक तो ये है और एक ये पूरा एक ही एलिमेंट है, यही समझने वाली बात थी। इसको बच्चे 3 एलिमेंट मान लेते हैं और नंबर ऑफ सबसेट 8 कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो यहां पर कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी 4। तो इसका आंसर होगा बी। थोड़ा सा समझिए इसको, यहां पर यही समझने वाली बात थी कि यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं। अगर मंझले ब्रैकेट के अंदर फिर मंझला ब्रैकेट आ जाए तो वो एक ही एलिमेंट गिना जाएगा, तो यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है न कि 3, और इस कारण से आपका ये क्वेश्चन हो गया गलत। तो कई बच्चों ने गलत आंसर दिया, उसको क्लियर करें। मेरे ख्याल से आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13 ये कह रहा है कि सेट ए है, उसका एलिमेंट है x और x क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल होने का मतलब 4 का पाड़ा, ये दे रखा है। और b है मल्टीपल ऑफ 6। 6 का मतलब 6, 12, 18, 24, 30, ये, ठीक है। आपसे पूछा है a इंटरसेक्शन b कितना होगा, तो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 12 कॉमन आ रहा है, 12 के बाद में सीधा कॉमन आएगा 24, इस तरीके से। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर पूछा है कि a इंटरसेक्शन b किसके मल्टीपल होंगे, यानी a इंटरसेक्शन b में जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके एलिमेंट्स होंगे, तो वो होगा 12 के। तो आंसर इसका होगा सी। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है भाई लोगों एलसीएम। तो यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल लें, कितना आएगा 12। तो इसके जो रिजल्ट आएंगे a इंटरसेक्शन b के, उनका जो मल्टीपल होगा अवयवों का वो 12 का मल्टीपल होगा। तो इसका आंसर 12 होगा। ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर है। एक बार इस सेशन को शेयर कर दें सभी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये बातें पहुंच सकें। अपना फ़ायदा जो है, अपना जो उद्देश्य है, अपना जो प्रयास है यहाँ पर, वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हम अपनी पहुँच बना सकें, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे फ़ायदा मिल सके। तो आप एक बार इसको शेयर और लाइक कर दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ना है, और कुछ बेचारे जो बच्चे नींदे हैं जो वो घर पे ऐसी बैठी हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, x एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी धनात्मक पूर्णांक। x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको बताना है कि x + 2 = 0 का जो रिजल्ट आएगा, x का जो मान आएगा वो कितना आएगा। मान कितना आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सेट बनेगा वो किसका बनेगा ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। नया टॉपिक कब शुरू करेंगे, रोज नया टॉपिक तो ले रहे हैं। कल अपन ने लॉगरिथम ली थी, आज सेट थ्योरी ली है, कल बाइनोमियल थ्योरम अपन द्विपद प्रमेय है वो अपन लेने वाले हैं। रोज आपको एक नया टॉपिक मिलेगा और उसी से ही अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। रोज नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
तो बताइए x प्लस टू इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई लोगों? -2 आएगी। और ये कह रहा है कि x क्या होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये जो सेट जो भी बनेगा उसमें क्या अपन सेट में -2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक अपने पास यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसका आंसर है वो सी होगा, यानी 5 है वो। ये मत कर देना, ये 5 नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। किसी मंझले ब्रैकेट के अंदर 5 आ जाए तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होता है। तो ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 है कि इफ a इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, यानी a है वो सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है और b है वो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है, तो मुझे बताइए कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए a क्या दिया आपको? सभी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 ये, ठीक है। और b दिया है ऋणात्मक पूर्णांक, यानी -1 -2 -3 -4 ये। तो अगर आपसे पूछे कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 5। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है। आपको दिख रहा होगा कि ये सवाल आसान है, लेकिन ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है। कई बच्चे देखो चकमा खा गए और आंसर 0 दे दिया, सी दे दिया। तो आंसर होगा इसका बी। अब देखो इसमें 2-3 बातें सीखने लायक थी, अगर आप सीखना चाहते तो। सी तो किसी भी एंगल से आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। ए और बी का जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो आंसर भी एक सेट आएगा। तो सेट को जब भी आप लिखोगे तो वो मंझले ब्रैकेट में लिखोगे। तो आंसर अगर आपका 0 आ भी रहा होता तो आंसर आपका ए होना चाहिए था, सी तो कभी नहीं होता, पहली बात तो। अब बात करते हैं कि 0 भी क्यों नहीं है, क्योंकि इसने कहा है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए एक नई चीज सिखाता हूं आपको मैं। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर लिखा होता ऑल नॉन नेगेटिव, यानी सभी अधनात्मक और सभी अऋणात्मक, अगर सेट ए और बी हैं और फिर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते तो आंसर आपका ए होता। ये समझने वाली बात है। कई बार सवाल को घुमा देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक बोला तो आंसर क्या आएगा? इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन अगर ये लिखा होता कि सेट ए है वो अधनात्मक यानी नॉन पॉजिटिव और अऋणात्मक बी है वो अऋणात्मक यानी नॉन नेगेटिव हो, तो उस समय आपके इनमें 0 भी आ जाता और उनका इंटरसेक्शन जब करते तो आंसर 0 आता, यानी एक सेट आता जिसके अंदर एलिमेंट क्या होता? 0। तो ये समझने वाली बात है। इसमें 2-3 बातें हैं जो समझने लिए हैं। तो इसका आंसर बी होगा 15वें का, बिल्कुल सही है। अगला देखिए सैनी सिद्ध की करें, मैं नहीं समझा, समझ नहीं पाया, दोबारा से समझ लीजिए। देखिए ए जो सेट है वो है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो गया, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स ये हो गया। अब अगर ये कह देता कि नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव बोलता ना तो ये होता 0 -1 -2 -3 ऐसे, और नॉन नेगेटिव बोलता ना ये सेट बी को, तो ये होता 0 1 2 3 इस तरह से। और फिर अपन ए इंटरसेक्शन बी निकालते तो आंसर आता, कॉमन आता 0। तो इसका आंसर आ जाता 0। बात समझ में आई कि नहीं है आपके? इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये कई पूछ रहे हैं थ्योरी की क्लास कब होती है? बेटा थ्योरी की क्लास तो सेशन खत्म होने को है, अपन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। उसकी थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन क्लासेज में, और यहाँ पर अपन कर रहे हैं तैयारी केवल उन क्वेश्चंस की जो अपन पढ़ चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस अपन यहाँ पर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 16। ये कह रहा है कि एक सेट है जिसमें शर्त दे रखी है x-2 और x-3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये निम्न में से कौन से कथन को प्रूव करता है? तो देखो आपके एक 11th में एक चैप्टर हुआ करता था इनइक्वलिटी, यानी असमीका। असमीका को अगर जिसने अच्छे से समझा है उसके लिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। असमीका इनइक्वलिटी को कैसे सोल्व करते हैं देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। आपने एक लाइन खींच दी, आप क्या कीजिए इन ब्रैकेट्स में को 0 के इक्वल कर दें। x-2 को अगर 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2, और इसको 0 के इक्वल करोगे तो कितनी आएगी? 3। इधर लिख दें -∞, इधर लिख दें +∞, और फिर इस हाथ से
इधर से प्लस माइनस प्लस लिखना शुरू कर दें। अब अगर ये x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी ग्रेटर देन का साइन अगर x की तरफ है, तो आपको इंटरवल लेना है प्लस वाला, ये वाला, यानी इसका आएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 और यानी यूनियन 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू है वो 2 से छोटी है, और इसका मतलब हुआ यूनियन x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है? ऑप्शन बी फुलफिल कर रहा है कि x का मान है वो 3 से बड़ा होना चाहिए और या x का मान है वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन बी है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 16 आपके समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिमित समुच्चय, यानी जिसके अवयवों को गिना ना जा सके, यानी नॉन काउंटेबल, यानी जिनको गिन नहीं सकते, जिनके समुच्चय में जो अवयव होते हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स लिख के अपन डॉट 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 लिख देते हैं, उन्हें बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, यानी नॉन काउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सके। तो यहाँ पर अपरिमित समुच्चय कौन सा है ये आपको पूछा है। पहला ऑप्शन दिया कि x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 50 से छोटा होगा। x एक इंटीजर है, x का मान 50 से छोटा होगा। x एक इंटीजर पूर्णांक है, x 50 का फैक्टर होगा। x इज ए पूर्ण संख्या है और x का मान 50 से छोटा होगा। तो देखो ऑप्शन से साफ साफ पता चल रहा है कि x एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इसका मतलब 50 से छोटी कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 2 3 से लेके 49 तक। 50 काम में नहीं आएगा, इक्वल का निशान नहीं है ना, तो ये तो गिने जा सकते हैं, तो ये तो फाइनाइट सेट हो गया, यानी ऑप्शन ए सही नहीं है। x 50 से छोटा है, लेकिन x क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 -1 0 1 2 से लेके 49 यहाँ तक। तो ये सभी क्या इनको गिना जा सकता? माइनस इन्फिनिटी आ गया ना, तो इनको गिना नहीं जा सकता। इसका मतलब ये क्या है? एक परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है। तो यहाँ पर नवरत्न लखारा नमस्कार, इसका आंसर होगा बी। 17वें का आंसर क्या होगा? बी होगा। मेरे ख्याल से आपके ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। आपको बताना है कि कौन से सेट को आप गिन सकते हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ कि x एक इंटीजर है जिसमें x का मान 1 से छोटा होगा, x r को बिलोंग करता है और x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, x एक प्राकृत संख्या है और x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी और नन ऑफ दी। तो देखिए भाई लोगों, ये सवाल भी यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि x एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, यानी ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। ठीक है, जितनी भी संख्या हैं वो सब इसमें आएगी, तो इनको अपन गिन नहीं सकते, तो ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद में x बिलोंग्स टू r, x का मान 0 और 1 के बीच में। आपको मैं बता दूं कि x एक वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्याएं 0 और 1 के बीच में अनंत होती हैं। ठीक है, अनंत होती हैं, तो इनके बीच में भी जितनी संख्याएं उनको अपन काउंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए x एक प्राकृत संख्या है और इसका मान 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा होने के लिए परिमित समुच्चय पूछा ना, फाइनाइट से, तो यहाँ पर देखिए x इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 7 8 9 इस तरीके से ये भी अनंत तक चलेगा, तो ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी नहीं हो सकता। तो मुझे बताइए कि कौन सी संख्याएं हैं जिनको अपन गिन सकते हैं। 18वें का सी कर रहे हैं, फाइनाइट सेट, क्या इनको गिना जा सकता है? x इज ग्रेटर देन 5 है, क्या इनको गिन सकते हैं अपन? अरे 5 से आगे 6 7 8 पता नहीं गिनती कहाँ तक चलती है, क्या गिना जा सकता है? तो ये फाइनाइट सेट कहाँ से हुआ भाई? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। कई आंसर दे रहे बी। बी कैसे होगा? 0 और 1 के बीच में। आर पता है ना क्या है? आर पता है ना क्या है? आर की वैल्यू पता है ना आपको कितनी होती है? एक रियल नंबर है और रियल नंबर 0 से 1 के बीच में कितने होते हैं, गिन सकते हो क्या? 0.00001 से लेके पता नहीं कितने पॉइंट से लेके अपन कितने वहां तक अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज। काफी बच्चे इसमें गच्चा
खा गए, आंसर डी होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट। आपसे नल सेट की परिभाषा पूछी है और एक अलग तरीके से पूछी है, आपको बताना है कि नल सेट कितना होगा, क्या होगा। तो क्या 5 0 के बराबर होता है, क्या 5 ऐसा होता है, क्या 5 ऐसा होता है, क्या 5 ऐसा होता है, इनमें से मुझे बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो 19वें में 5 0 के बराबर तो नहीं होता, क्योंकि 5 एक सेट है खुद और उसके इक्वल 0 अपन नहीं लिख सकते। 5 नल सेट होता है, तो 5 को आप ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन उसके बीच में 0 लिख दिया तो इसका मतलब तो ये एलिमेंट हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब मैंने कहा था कि 5 है वो ऐसे लिखा जा सकता है, अगर आपने इसके बीच में ये लिख दिया तो ये तो एक एलिमेंट हो गया, तो ये भी नल सेट नहीं है। तो नल सेट क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है वो इसका नल सेट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। x इक्वल टू n एक प्राकृत संख्या है और यहां पर आपको बताना है कि x के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। अगर अपन n की जगह 1 लेते हैं तो 4 - 4 0, n की जगह 2 लें तो 16 - 4 16 - 7 9 आ जाएगा। n की जगह अपन 3 लेते हैं तो 64 - 13 देखो n की जगह आप 3 ले रहे हैं, 4 4 16 64 9 और 1 10 54 आ जाएगा, ये आएगा। इधर y बराबर n की जगह 1 लें 0 आएगा, n की जगह 2 लें तो 9 आएगा, 3 लें तो 18 27 36 54 ये आएगा। ठीक है, अब बताना आपको कि क्या x y का उपसमुच्चय है, क्या y x का उपसमुच्चय है। तो देखिए y के सभी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन x के सभी एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो x इज द सबसेट ऑफ y, यानी ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर होगा। तो 20वें का ए है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बी कैसे दे रहे हैं भाई, बी कैसे दे रहे हैं, y x का उपसमुच्चय थोड़ी है, x है वो y का उपसमुच्चय है। काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे थे, अब जाके कईयों ने सही देना शुरू किया है। यही गलतियां होती है भाई लोगों एग्जाम में, पेपर आपको बड़ा इजी दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी सभी बच्चों के 25 में 25 नहीं आते। क्यों नहीं आते, इसी कारण से, क्योंकि अगर उन्होंने ढंग से पेपर को पढ़ा हो, तसल्ली से करो, जल्दबाजी कहाँ है अपने, आप आराम से कीजिए लेकिन सही कीजिए, क्योंकि सही नहीं करोगे लोकेश नहीं करें बी होगा। बी कैसे होगा रे भाई, 18 कहाँ है x में, तो y x का उपसमुच्चय कैसे हो गया, दिमाग तो लगाओ। लोकेश समझ में आई क्या बात, ए होगा इसका आंसर। अरे उपसमुच्चय सबसेट का मतलब क्या होता है कि a इज द सबसेट ऑफ b, देन a के सभी एलिमेंट है वो b में मौजूद होने चाहिए। तो अगर x y का उपसमुच्चय है तो x के सभी एलिमेंट इसमें हैं, लेकिन y अगर x का उपसमुच्चय होगा तो y के सभी एलिमेंट x में होने चाहिए, तो जो कि नहीं है, ये x इज द सबसेट ऑफ y, ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, काफी बच्चों को पावर सेट के बारे में पता ही नहीं होता है। आपसे पूछा है कि घात समुच्चय पूछा है इसका, आपको दे रखा है सेट a इक्वल टू a, b, और आपसे पूछा है कि इसका घात समुच्चय यानी पावर सेट ऑफ a कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय होता है। किसी समुच्चय में जितने उप समुच्चय होते हैं उनका अगर अपन समुच्चय बना दें तो वो घात समुच्चय होगा। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या आएगा, एक तो 5 आएगा, एक a आएगा, एक b आएगा, एक b दोनों आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो 21वें का डी है, सभी बच्चे आंसर देना शुरू कर चुके हैं और बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, ये कह रहा है कि सेट a इक्वल टू 1, ये मैंने शुरू में ही एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि सेट a इक्वल टू 1 हो तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। तो देखो ये भी सेट है और ये भी सेट है और इसमें बिलोंग्स टू का निशान आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ये सेट है, ये एलिमेंट है और बीच में ये निशान आ गया, तो ये गलत हो गया। a बराबर 1 तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकता, 1 बिलोंग्स टू a, ये एलिमेंट है, ये सेट है, एलिमेंट और सेट के बीच में बिलोंग्स टू का निशान आता है
तो 22 में का डी होगा, बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी बच्चों ने दिया, टेक्नोलॉजी जुगाड़, मुकेश झाजड़ा, गोविंद जाट, राकेश नेहरा, मुकेश झाजड़ा, हेमराज गसवा। अरे समझ में तो आ रहा है, नहीं आ रहा सबके? 22 में का डी होगा। अगला देखिए, एक सवाल दे रखा आपको, a इक्वल्स टू 1 2 3,4 ये दे रखा है और आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा कथन सही है। ये ऐसे सवाल आजकल ज़्यादातर पूछे जाने के हैं कि बच्चों से बेसिक बातें, अंदर की बातें निकाल कर पूछना चाहते हैं कौन सी बात सही हो सकती है। तो इसको भी चेक करते हैं कि यहाँ पर ए एक सेट है, यहाँ पे बिलोंग्स टू तो ये एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन ये एलिमेंट सेट ए में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये सेट है, ये भी सेट है और ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर उपसमुच्चय का निशान भी है, दोनों साइड में सेट सेट है, तो ये संभव है। यहाँ ये सेट है, ये एलिमेंट है, सॉरी ये भी सेट है, तो ये संभव नहीं है। अब यहाँ देखिए 4 एलिमेंट है ही नहीं, 4 इस सेट में देखो कहाँ पर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा। 23वें का बी होगा। ठीक है, अगला देखिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ 135 ये दे रखा है एक सेट। ठीक है, और आपसे इसमें पूछा कि प्रॉपर सबसेट, ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट यानी उचित उप समुच्चय आपसे पूछे हैं सभी। तो भाई लोगों ध्यान रखना, देखो मैं आपको 3 बातें बताता हूं। कुल उप समुच्चय पूछे तो आंसर होगा 2 की पावर n। रिक्त उप समुच्चय पूछे तो आंसर होगा 2 की पावर n-1। आपसे पूछे उचित उप समुच्चय तो आंसर होगा 2 की पावर n-1। आपसे पूछे अरिक्त उचित उप समुच्चय तो आंसर होगा 2 की पावर n-2। तो यहाँ से आपसे उचित उप समुच्चय पूछा था, तो ये होगा 2 की पावर 3-1 यानी 8-1 यानी आंसर होगा 7, यानी ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है। और अब आते हैं अपन आज के अंतिम प्रश्न पे। एक सेट ए दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको 3, और सेट बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं 6। तो आपसे पूछा देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कम से कम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? कम से कम कितने एलिमेंट हो सकते हैं ए यूनियन बी में? तो कम से कम कितने होंगे? 6 ही होंगे, क्योंकि ए और बी का यूनियन करने का मतलब इन दोनों को मिला देना। तो आपको अगर ये 3 अगर इसके कॉमन हैं तो 3 एलिमेंट इसमें है ना, वो इसमें भी हों, तो भी आपको 6 तो कम से कम लिखने पड़ेंगे। अगर इनमें से एक भी अगर एक्स्ट्रा है, ऐसा है जो कि कॉमन नहीं है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा, तो एलिमेंट 7 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें कम से कम एलिमेंट है वो कितने होंगे? 6 होंगे। तो 25वें का आंसर होगा बी। ठीक है, तो ये था आज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब थोड़ी पंचायती कर लेते हैं अपन। लास्ट तक काफ़ी कम बच्चे बचे हैं, शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट है या ज़्यादा समझ में आया हुआ है, जो भी है अपने कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम 9 होगा बेटा। अगर आपसे अधिकतम पूछे तो अधिकतम कितने होंगे? 9 होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये और ये कॉमन नहीं है तो यूनियन में तो सबको साथ में लिखना पड़ेगा ना, तो साथ में लिखोगे तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो अधिकतम 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अगर फिर भी आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबरों पे मुझे संपर्क कर लें, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कल बाइनोमियल कोफिशिएंट या थ्योरम जो भी है, त्रिपद प्रमेय की प्रैक्टिस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कल अपन एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, उसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से पढ़ते रहिए। ये आपको अभी थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में देखो आज भी कई बच्चे गलतियां कर रहे थे। कल अपन थोड़े और अच्छे सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, सवालों का लेवल मैंने जानबूझ के थोड़ा सा
ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि अपन एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता भी है कि वहाँ पे कैसे सवाल आते हैं। कई बच्चे जो नए फ्रेशर हैं उनको नहीं पता, लेकिन पुराने बच्चों को सबको पता है कि कैसे सवाल आते हैं। उन्हीं सवालों को और उन्हीं बारीकियों को लेकर यहाँ पर अपन सवालों का कलेक्शन करते हैं। और कुछ नए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि अपन पहले से काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, काफ़ी बार अपन ने डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो तो आपको पता ही है। ऑफलाइन क्लासेज में भी कर चुके हैं, ऑनलाइन में भी कर चुके हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो एकदम नए हैं, हटकर हैं, थोड़ी सी बारीकियाँ हैं, समझने वाली बातें हैं, कुछ अच्छी बातें अपन यहाँ पे सीखते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे अगर आप इन चीज़ों को सीखोगे, और देखो 25 क्वेश्चन करने में अपने को कुछ भी टाइम नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि सवाल ही ऐसे थे कि जो आपको समझ में आने लायक थे, ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना। गोविंद जाट के 25 में से 22 हैं, देखो अभी भी 4-4, 3-3 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, ऐड कर दूंगा जाजला। राजवीर इनानिया के 23 क्वेश्चन है। देखो यही प्रैक्टिस आपको आगे परफेक्ट बनाएगी धीरे धीरे। और ये मत समझिए कि सेट थ्योरी का ये एक ही सेशन होगा, अभी सेट थ्योरी के जो आगे के क्वेश्चन है वो फिर अगले राउंड में जब भी अपन आएंगे तब उसको और ऐड करने वाले हैं। एक बार का जितने अच्छे क्वेश्चन मुझे सामने दिखाई दिए वो मैंने ऐड कर दिए। सभी अच्छे क्वेश्चन एक क्लास में नहीं लिए जा सकते, इसलिए धीरे 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 अपन इनको ऐड करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। जितना टाइम मिलता है हम कोशिश करते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया मुकेश, 24 क्वेश्चन आपने सही किए, गलत हो गया आपका, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए, घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।